मैट्रिक्स या सब मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये और ये। लॉन्ग में प्रश्न इससे ही आता है, अगर इससे आएगा तो 2.5 नंबर में आएगा, इसमें आएगा तो 2.5 नंबर में आएगा। तो हम एक तरफ से ही चर्चा करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। मेथड फर्स्ट, जिन जिन सवालों को मैं करवाऊं और जो जो सवाल में आपसे निशान लगाऊं सिर्फ वही करने में आपको ठीक सब नहीं मिले। मेथड फर्स्ट क्या कहता है कि आप जो मैट्रिक्स दे रखा है उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए? डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए। उसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है आपको, देखिए ध्यान से क्या लिखोगे। इफ यदि A is any matrix, यदि A कोई भी मैट्रिक्स है, देन तब बच्चों भी रैंक के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, पहले समझें। यदि A कोई मैट्रिक्स है देन तब इफ यदि A की डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 नहीं आती है, क्या A की अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं आती है तो उसकी जो रैंक होगी A के ऑर्डर के बराबर होगी। इसके बराबर होगी, A के ऑर्डर के बराबर होगी। देखिए जरा लिखा हुआ होगा इसमें। हाँ, यदि उस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी तो मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो उसके ऑर्डर के बराबर होगी। तो मैं यहां लिख रहा हूं A इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। क्या लिख दिया मैंने? n ऑर्डर की है कोई मैट्रिक्स और उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमने निकाली और वो 0 नहीं आई, देन तब रैंक जो हो गई बच्चों, रैंक को इस साइन से नोट करते हैं, रो से। रैंक ऑफ A इज इक्वल टू n। समझ में आ गए? किसी ऑर्डर की, n ऑर्डर का मतलब उसमें एनी रो और एनी कॉलम, 4 ऑर्डर की है मैट्रिक्स, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 नहीं आई तो रो 4 हो गई। 3 ऑर्डर की है, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 3 नहीं आई तो 0 नहीं आई, सॉरी 3 होगी। 2 ऑर्डर की है, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं आई तो 2। क्लियर? अब एक बात देखिए, रैंक जो है नंबर वो क्या हो सकता है? रैंक जो है नंबर वो क्या हो सकता है? देखो क्या पॉसिबल बात है। इफ यदि A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज, याद रखने, A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ n ऑर्डर। बच्चों देखना ये चीज दिखाई दे रही है? नहीं, पूरा बोर्ड कवर है क्या? नहीं। यदि A स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका ऑर्डर क्या है? n। नोट करके लिखना है। देन तब रैंक ऑफ A n ही होगी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो, मतलब हो गारंटी ना होगी, n मैक्सिमम हो सकती है। तो ये मैंने गलत लिख दिया है। रैंक ऑफ A इज लेस देन और इक्वल टू n। रैंक n हो सकती है या n से कम हो सकती है, लेकिन कभी भी n से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है। अब दूसरी बात, इफ n नहीं, A is not a square matrix, यदि A स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, यदि A स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, then तब if A is not a square matrix, then तब बच्चों A स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होंगे। तो मैं लिख रहा हूं लेट ऑर्डर ऑफ A इज m/n। माना ऑर्डर क्या है? m/n। अब m/n है तो भाई सीधी सी बात है, एक कम होगी एक ज्यादा होगी, या तो m कम होगी या n कम होगी। सपोज m इज लेस देन p। pg का 2 तो लिख नहीं सकते हैं,
क्योंकि इजिकल टू होगा तो स्क्वायर हो जाएगा और हम लिख चुके स्क्वायर नहीं है, तो या तो m छोटी होगी n से या बड़ी होगी। तो अगर m छोटी है n से तो बच्चों जो रैंक होगी ना वो छोटे नंबर के बराबर होगी। मतलब अगर उसमें कम रो है तो रो की संख्या के बराबर हो सकती है, कारण नहीं है, उतनी जरूर होगी। और अगर कॉलम ज्यादा है तो कॉलम की संख्या के बराबर हो सकती है, उससे कम हो सकती है। तो ध्यान रखना, मैं अलग अलग नहीं बोलूंगा, जो कम है दोनों में, जो दोनों में कम है उसके बराबर हो सकती है, उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अगर m कम है तो कभी भी रैंक n नहीं हो सकती है। समझ में आया? अगर n कम है m ज्यादा है तो कभी भी रैंक m नहीं हो सकती है। तो क्या लिखो, लिख दिया है सपोज m इज लेस देन n, देन तब रैंक ऑफ a इज लेस देन हो सकती है, कम हो सकती है m से, और m के बराबर हो सकती है। अगर आशीष ये लिख दिया जाए n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, उल्टा बात तो यही है, n इज लेस देन इक्वल टू m, तो अब n कम हो गई तो यहाँ रो ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू n। समझ में आ गई? तो रैंक क्या है? रैंक एक नंबर है, और कैसा नंबर है? उसके बराबर है जिस डिग्री का डिटरमिनेंट 0 ना हो, जिसके डिग्री का डिटरमिनेंट 0 ना हो वो नंबर है रैंक। और बाकी अपने आप लिख लेना, मतलब निष्कर्ष आपको समझा दिया मैंने, अब आपकी समझ में आ जाएगी। अब देखिए, अब आप ये देख रहे हैं जैसे आपने लिखा कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है n ऑर्डर की मैट्रिक्स की, तो उसकी रैंक आपने n बता दी। अगर 0 आ गई तो फिर क्या करेंगे? तो बच्चों फिर रैंक जो होगी उससे कम होगी, n से कम n-1 हो सकती है, n-2 हो सकती है, n-3 हो सकती है, और कम हो सकती है। तो अब यहाँ लिखें नोट करके, अभी नहीं लिखना है, अभी तो पहले समझना है। इफ यदि डिटरमिनेंट ऑफ g a इक्वल टू 0, परिभाषा बस यही लगा बच्चों शॉर्ट में इसकी मेथड फर्स्ट की, अगर a का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है देन तब रैंक ऑफ a जो होगी वो n के बराबर नहीं होगी बल्कि n से कम ही होगी। अब n-1 हो सकती है, n-2 हो सकती है, वो निकाली कैसे जाएगी, किस बात पर डिपेंड करेगी? वो बात इस बात पर डिपेंड करेगी कि उसके जो सब मैट्रिक्स बनेंगे छोटे छोटे, क्या बनेंगे? सब मैट्रिक्स बनेंगे उसके छोटे छोटे, उसमें से मान के चलिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपका मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, मतलब 3 ही रो 3 ही कॉलम 3 वाई, और उस 3 बाई 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू आ गई 0। रैंक 3 का हो नहीं सकती, रैंक 2 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 1 भी नहीं हो सकती, 0 हो सकती है। किस बात पर डिपेंड करेगा? 3 का तो मैट्रिक्स एक ही बन रहा है उसमें। अब निकालोगे आप 2 बाई 2 के मैट्रिक्स, क्या निकालोगे? जिनको हम सब मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सब मैट्रिक्स। तो वो जितने भी सब मैट्रिक्स आए हैं 9 आएंगे बच्चों। कितने आएंगे? 9 आएंगे। अभी एग्जाम्पल बताऊंगा, पहले थ्योरी समझो। 9 आएंगे 2 बाई 2। अगर उन 9 में से कोई भी एक सब मैट्रिक्स ऐसा बन गया, कोई भी एक 9 में से कम जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, क्या नहीं है? 0। सभी नहीं कह रहा हूं, कम से कम एक भी अगर ऐसा है 9 में से जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है तो उसकी रैंक 2 होगी। 2 बाई 2 तो निकालेंगे पहले हम, तो 2 होगी। मान के चलिए 9 के 9 ऐसे बन जाते हैं जिनकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होती है, मतलब जितने भी सब मैट्रिक्स होंगे 2 बाई 2 के 9 बनेंगे, तो 9 के 9 की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाती है, तो उसकी रैंक फिर 2 भी नहीं होगी, उसकी रैंक 2 भी नहीं होगी। फिर 1 की तरफ जाएंगे, और 1 की तरफ जाने के लिए बस आपको क्या देखना है? 1 बाई 1 का मतलब एक ही एलिमेंट देखना है। तो उसमें देख लेना है क्या कम से कम पूरे मैट्रिक्स में एक आधा एलिमेंट ऐसा है जो 0 ना हो। क्या कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो 0 ना हो? अगर है एक आधा एलिमेंट ऐसा तो उसकी रैंक 1 होगी। और अगर एक भी एलिमेंट ऐसा ना है जो नॉन 0 हो, अर्थात मेरा कहने का मतलब सब एलिमेंट 0 है,
तो उसकी रैंक 0 होगी। समझ में आया नहीं आया? पहले इसका फोटो क्लिक कीजिए। फर्स्ट मेथड की थोड़ी समझा चुका हूं मैं, अब सवाल बताने फर्स्ट मेथड का। बात नहीं सबके समझ में आ गया? बच्चों आपसे एक बात कहूं मैं, अगर तुम्हें पसंद हो तो अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। जिस हिसाब से एक घंटे का लेक्चर हमें मिल रहा है उस हिसाब से 30 लेक्चर में आपका पूरा किताब नहीं कवर हो पाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप जो थर्ड पेपर है उसे तो ऑफलाइन पढ़ो पूरा, फर्स्ट पेपर को ऑफलाइन ना पढ़ो, क्योंकि मैं फिर लगातार कोई सा टाइम देखकर 1.5 घंटे का या 2 घंटे का लगातार देखकर लेक्चर तैयार कर दूं और सब बच्चे उस पर यूट्यूब पर पढ़ लें। एक तरीका ये है, क्योंकि तुम्हें 1 घंटे में ये बताओ जो चीज रैंक पहला चैप्टर कितना बड़ा था, छोटा सा 3 लेक्चर लग गए, 1 लेक्चर में खत्म होना चाहिए था। ऐसे अगर पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? अगर सभी विद्यार्थी तैयार हों तो मुझे बता देना, मैं आपका 1.5 घंटे का पर भाई मुझ पर ऐसा नहीं होगा कि अब मैंने तुम्हें 1 घंटे यहाँ पढ़ा दिया, अब आधा घंटा या 1 घंटा बाद में करूँ। लगातार तो कर सकता हूँ, और ऐसे नहीं। दूसरा तरीका ये है, सभी बच्चे सहमत हों तो मैं भी 2 दिन और ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, फिर कल और परसों पूछूंगा। कोई बालक सबके सामने ना बता सके तो मुझे मैसेज करके बता देना। वीडियो बना लो, 3 घंटे बहुत हो जाना है। देखो आप 3 घंटे बहुत से मतलब ना, मुझे मतलब है कि 1 घंटे पढ़ाकर काम तो नहीं चल रहा। मेन बात ये है सर, अब तो स्टेट की क्लास भी बंद हो गई। बंद हो गए? कब से? अब 9 तारीख को बुलाए सर। बस एक ही दिन बुलाएंगे? तब भी चले ना भी चले। अच्छा, 2 दिन का काम रहेगा। चलो देखेंगे। तो फिर अपने पुराने टाइम पे ही आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद सही रहेगा 11 से क्या कहते स्टैटिक्स कर देंगे, और उसके बाद 1 से लगातार 1.5 घंटे या 2 घंटे जो ऑफलाइन पढ़ना चाहे वो ऑफलाइन पढ़ लेना, और ना पढ़ना चाहे तो घर चले जाना आराम से वीडियो। देखिए रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स किस मेथड से? डिटरमिनेंट मेथड से। एक सवाल लेते हैं बच्चों, आपकी किताब से ही सवाल ले लेते हैं। पहला जो सवाल आपकी किताब में है वो ये वाला ले लेते हैं हम, फर्स्ट पार्ट। एग्जाम्पल है बच्चों, पेज नंबर M41 पर, M41 पर एग्जाम्पल है 1 2 0 1 2 0 2 1 1 2 1 1 और 3 0 2। बच्चों रैंक ज्ञात करनी है। पेपर में नाम लिखकर, पहले का तो आएगा नहीं गारंटी है, अगर नाम लिखकर आता है तो रेगुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म का आता है। अगर नाम लिखकर नहीं आता तो आप स्वतंत्र किसी भी मेथड से करें। रैंक निकालनी है। अभी हम पर बस डिटरमिनेंट मेथड आता है, तो उसके लिए इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए। उम्मीद करता हूँ डिटरमिनेंट मतलब सारणिक हिंदी में बोला मैंने, सभी विद्यार्थियों पर आती होगी सॉल्व करने। डायरेक्ट लिख दूं 1 2 1 2 0 -2 2 3 4 0 +3 2 1 2 माइनस 2 1 2 -2 चौका 3 0। डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब इसकी रैंक इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर तो होगी नहीं। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 तो रैंक 3 नहीं हो सकती। क्या लिखोगे? चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, सो रैंक ऑफ ए देखो 3 नहीं होगी, 3 से कम होगी, कुछ भी हो पर 3 नहीं। समझ में आ गया सचिन? अब बच्चों 3 क्यों लिखा? क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है। 3 बाई 3 मतलब नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम जब सेम होते तो उसको डबल नहीं बोलते, खाली एक ही बार बोलते थे, n बाई n बोलते नहीं, और बोल दो तो अभी कोई परेशानी नहीं। तो इसकी रैंक 3 हो गई। 3 नहीं, 3 से कम। अब हमें निकालने की अगर 3 नहीं है तो होगी क्या? तो बच्चों 2 बाई 2 के सब मैट्रिक्स बनाकर देखने हैं। अब 2 बाई 2 के सब मैट्रिक्स बनेंगे 9।
9 का अलग अलग डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल कर दिखानी नहीं है तुम्हें, तो बहुत टाइम लग जाएगा और सवाल आपका 2.5 नंबर तुम्हें अपने मन में देखना है बस। सबसे पहले तो ये समझो कि 9 सब में 9 कैसे बनेंगे, सब मैट्रिक्स 2 आई दोगे। अरे इस रो के सापेक्ष विस्तार करोगे तो पहले इसके लिए लिखोगे ये बंद और ये बंद, ये चीज बनेगी। अब इसके लिए करोगे तो ये बंद होगा और ये बंद, ये और ये साथ में हो जाएगा, एक ये हो गया। अब इसके लिए करोगे 3 के लिए तो ये बंद और ये बंद, ये बन जाएगा। एक ये रहा, एक ये रहा और एक बना, इसको बंद करके पहले और तीसरे को लेकर तो 3 बन गए ना बने पहले रो से, ऐसे ही 3 बन जाएंगे दूसरे रो से, ऐसे ही 3 बन जाएंगे तीसरे रो से। या कॉलम में बात कर लो, पहला कॉलम के लिए भी 3 बनेंगे, दूसरे कॉलम के लिए भी 3 और तीसरे कॉलम के लिए भी 3, तो 3 दिया 9 सब मैट्रिक्स बनेंगे। समझ में आ गया नहीं आया? अब आपको ये देखना है क्या कोई सब मैट्रिक्स ऐसा है इसमें जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0। अगर मेरे बच्चों आपने डिटरमिनेंट पढ़ी होंगी इंटर में अच्छी तरीके से तो आप बहुत आसानी से देख लोगे मन में ही। पहला इसको देख लो, 1 2 दूनी 4, 1 में 4 गया -3। कितने बढ़िया सौभाग्यशाली हैं, पहले वाला ही आपका नन 0 बन गया। अगर पेपर में कभी कभी करवा देता है, जिसको ढूंढे वही 0, जिसको देखे वही 0, लेकिन क्या करें देखना होगा। 9 के 9 चेक करने पड़ेंगे। अगर 8 आपके 0 बन गए तो जो रह गया लास्ट वो भी देखना है। अगर वो भी 0 है तो फिर रैंक 2 भी नहीं होगी, फिर 2 से कम होगी 1, और 1 के लिए तो डायरेक्ट दिख जाता है कम से कम एक एलिमेंट नन 0 होना चाहिए। समझ में आया? और लास्ट का ऐसा है जिसका मोड 0 है, 0 नहीं है तो फिर रैंक 2 हो जाएगी। समझ में आया? कम से कम एक ऐसा देखना है जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है। तो इसमें हमें पहला ही दिख गया, क्या लिखेंगे अब देखिए, सिंस एट लीस्ट कम से कम 1 सब मैट्रिक्स of a submatrix of order 2x2, 2x2 ऑर्डर का एक सब मैट्रिक्स, और किसका? ऑफ मैट्रिक्स ए का। नेमली मतलब नामक, कौन सा? ये वाला। सिंस एट लीस्ट 1 डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एट लीस्ट कम से कम डिटरमिनेंट, ये थोड़ी ध्यान रखना, लेकिन ये डिटरमिनेंट वैल्यू सिंस, ये चीज पहले आएगी डिटरमिनेंट वैल्यू, ये जो वर्ड है वो पहले आएगा। सिंस होगी डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एट लीस्ट कम से कम 1 सब मैट्रिक्स of order 2x2 of A, namely कौन सा? 1 2 2 1 is not 0, क्या है? 0 नहीं। समझ में आ गया? सर जब डिटरमिनेंट वैल्यू लिख दी तो मैट्रिक्स के ऊपर यहाँ क्या लिखा हुआ है? डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ लिखा हुआ है, किस भी एक सब मैट्रिक्स की, तो ये सब मैट्रिक्स है। ठीक है, देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे या देखिए, अर्थात अब इसको सॉल्व करो 1 2 2 1 सॉल्व करके 1 -4 -3 नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया? 2x2 का एक सब मैट्रिक्स ऐसा मिल गया जिसकी डिटरमिनेंट 0 नहीं है, सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। बच्चों ये प्रोसीजर है आपका, ठीक? डिटरमिनेंट मेथड से आप सुनिए, यदि आप सब चेक कर लेते तो लिखना कुछ नहीं था तुम्हें, कभी सबको अलग अलग लिख के दिखाते, डायरेक्ट लिख देते सिंस होगी डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ऑल सब मैट्रिक्स, सभी सब मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है, सो रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 2। रैंक ए की 2 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती है। और फिर लास्ट देखते हैं क्या कोई कम से कम एक एलिमेंट नॉन 0 है? 1 2 कम से कम एक देखना है तुम्हें, बस ज्यादा से ज्यादा मतलब नहीं, कम से कम एक मिल जाए बस। तो क्या लिख देते? चूंकि हम देख रहे हैं एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ, ठीक है, एट लीस्ट 1 एलिमेंट इज नॉन 0,
तो कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो है, इसलिए रैंक ऑफ ए इज 1। सब एलिमेंट जीरो होते तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 0। समझ में आया या नहीं आया? ये प्रोसीजर है। बहुत जल्दी फोटो क्लिक कीजिए, इसको भी करना है। और एक चीज और, आपके पास 6 तुमने निकाले, सब मैट्रिक्स उनकी जीरो आ रही है, साथ में नॉन जीरो आ रही है, तो तुम्हें 6 निकाल कर नहीं देखने, वो मन में ही निकाल कर देखने। यहाँ बस वही लिखना है जो नॉट इक्वल टू 0। तो 2.5 नंबर में सवाल आएगा तो खिचड़ी ना पकानी, बैठ जाओ उसे पकड़ के। तो सर शून्य मैट्रिक्स की बस होगी, जीरो मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स की ही जीरो होगी, अदरवाइज किसी और मैट्रिक्स की रैंक जीरो नहीं होगी। शून्य मैट्रिक्स का एक नाम हो रहा है नल मैट्रिक्स। तो बच्चों एक बात और ध्यान रखो, थोड़ा सा मास्क का यूज कर दो सभी विद्यार्थी मास्क का यूज कर दो। मेरी मजबूरी है कि मैं लगा कर दो, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है, सभी विद्यार्थी मास्क लगा कर बैठा करें, किसी से डरने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए। महाराष्ट्र में लॉकडाउन दोबारा लगने वाला है और हो सकता है लग भी गया हो। मैंने परसों न्यूज देखी थी, बहुत खतरनाक मोड बता रहे थे, कॉलेज दोबारा से बंद होने वाली है। रात तो परमानेंट है, ये कह दिया है वहां के चीफ मिनिस्टर ने कि अगर लोग नहीं मानते हैं तो ये लॉकडाउन परमानेंट किया जा सकता है, दिन में भी, रात में तो है ही। देखिए इधर, और अब का जो वायरस है ना, जो फैल रहा है, पहले से ज्यादा डेंजरस है, जहां भी और जिसे भी हुआ है। बच्चों अब इस पर आधारित एक सवाल इंपोर्टेंट जो बनता है, इस मेथड में जो सवाल बनता है वो इंपोर्टेंट, आपका एग्जाम्पल नंबर 2 भी है और आपका बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 भी है, निशान लगाऊंगा, एग्जाम्पल 3 भी है, लेकिन मैं एक्सरसाइज का सवाल करवा रहा हूं और एक्सरसाइज में 5वां सवाल है। बच्चों एक्सरसाइज का 1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए। उसने कहा अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन के तहत द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज 3। इस मैट्रिक्स की रैंक 3 होगी। तो बच्चों मैट्रिक्स लिखे ए मैट्रिक्स लिखिए। ए मैट्रिक्स है 2 3 1 4 1 0 और 2 4 x। ये अब बच्चों जरा एक बात बताइए, क्या कहा उसने, किस कंडीशन के तहत, मतलब जो अननोन वेरिएबल है ना x के किस कंडीशन के लिए इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, 3 है। बच्चों 3 रैंक कब होगी आशीष इस मैट्रिक्स की, जब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अगर आपसे पूछे 3 से कम है किस कंडीशन में, तो फिर 0 से कम लिख देंगे, नहीं उसकी डिटरमिनेंट को 0 नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे, उल्टा बोलेगा 0 के बराबर लिखेंगे। तो अब क्या लिखना है हमें, देखिए रैंक ऑफ ए इज 3 होगी इफ जब होगी जब ए का डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अगर यही सवाल अगर ऐसे आ गया है किस कंडीशन के तहत इसकी रैंक 3 नहीं होगी, 3 नहीं होगी तो बच्चों 4 तो हो नहीं सकती है, क्या हो सकता है 3 से कम हो सकता है, और 3 से कम होने के लिए यहाँ क्या इक्वल टू नॉट हटा के बराबर लिख देना। तो अब सरल करते जाइए, तुम पे ये सब कुछ आता ही है, 2 3 1 4 1 0 2 4 x नॉट इक्वल टू 0। डायरेक्ट करता जाऊं, 2 x x माइनस 0 माइनस का 4 3x माइनस 4 4 प्लस 2 0 माइनस 1 नॉट इक्वल टू 2x माइनस 12x प्लस 16 और माइनस 2 नॉट इक्वल टू, देखो माइनस के 10x प्लस नॉट इक्वल टू माइनस 10x नॉट इक्वल टू माइनस 14। तो x नॉट इक्वल टू माइनस 14 माइनस 10 माइनस 3 माइनस 14
x नॉट इक्वल टू 7/5। तो जब x की वैल्यू 7/5 के बराबर नहीं होगी, जब x की वैल्यू 7/5 के बराबर नहीं होगी, तब इसकी रैंक 3 ही होगी। अगर x की वैल्यू 7/5 के बराबर यहाँ आपने रख दी तो इसका मान 0 आ जाएगा और इसकी रैंक 3 नहीं होगी, फिर 3 से कम। समझ में आया? क्योंकि बराबर कब आएगा x का मान 7/5? जब ही तो आएगा जब यहीं से बराबर चले, है? और जब x की वैल्यू 7/5 आ जाएगी तो इसका मान 0 ही आ जाएगा। समझ में आ गया नहीं आया? तो इसी सवाल को अगर ये कहता कि किस कंडीशन के तहत रैंक 3 नहीं होगी, तो यहाँ बराबर नहीं कर सकते और यहाँ आ जाता बराबर 7/5, तो क्या लिखते कि जब x और 7/5 तब इसकी रैंक 3 नहीं होगी। समझ में आ गया? इस तरीके का सवाल 2.5 नंबर में बच्चों अक्सर पूछा जाता है। अब आप निशान लगाइए इस तरीके के सवाल आपको कौन कौन से करने हैं। रैंक की परिभाषा आपके लिए मैंने कैसी करेंगे बच्चों, एक बात आप नोट करके देखिए, नोट करके यूनिट मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में इकाई आगम कहते हैं, इसका मतलब n ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है, n क्रम का इकाई आगम। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो रैंक होगी बच्चों, नहीं होगी। इकाई आव्यूह हिंदी में हम बोल रहे हैं, इंग्लिश वालों के लिए यूनिट मैट्रिक्स बोल रहे हैं। जिस क्रम का होगा उसकी रैंक उतनी ही होगी। अब मैं अगर इसको 3 लिखूं I3, तो मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसा लिख सकते हैं और इसकी रैंक निकालने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट पता होनी चाहिए 3 है। क्यों? क्योंकि ये इकाई आव्यूह है 3 ऑर्डर का। अब ध्यान सुनो, अगर आशीष इसको मैं ऐसे लिख दूं तो ये इकाई आव्यूह 3 ऑर्डर का नहीं है, 2 ऑर्डर का माना जाएगा। तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी? 2। समझ में आया? अगर ये भी 0 है फिर इसकी रैंक 1 होगी। मैंने यूनिट मैट्रिक्स से रिलेटेड भी आपको बता दिया। तो अब आपको देखिए रैंक की परिभाषा करनी है बच्चों। देखो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, हालांकि आएंगे नहीं है, पर देख लेना अपना। पहला एग्जाम्पल 39 पेज में ए, फिर बी लिख के है, फिर सी लिख कर है, फिर डी में है, फिर ई में। पेपर में नहीं आने वाले ये बच्चों। एकलॉन अभी पढ़ाएंगे, हमने पढ़ाया नहीं है, पहले इसके ही काम को खत्म करते हैं। M41 पेज पर एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए अभी तुम्हें समझाता हूं, निशान लगा लो पहले। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5। बच्चों एक्सरसाइज से कुछ मत करना, सब मौखिक सवाल हैं। चौथा सवाल देख लेना बस, डायरेक्ट देखो। चौथा पार्ट पहले का चौथा पार्ट 5 × 30 और 10 × 30, 30 में 30 या 0। 2/2 का जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 0, तो रैंक 2 हो नहीं सकती। 2 से कम देखो, 2 से कम 1/1, तो देखो कम से कम एक आधा एलिमेंट नॉन 0 है या नहीं है, तो रैंक 1 होगी। ये सवाल देख लेना है। एक सवाल इसका 7वां पार्ट देख लेना और बच्चों एक्सरसाइज का सवाल चौथा देख लेना और 5वां मैंने तुम्हें करवा दिया है। अब जो एक जरूरी चीज थी जिस पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसका फोटो क्लिक कर लिया, इसका फोटो क्लिक जल्दी करो। बच्चों अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो तुम बहुत जल्दी डिटरमिनेंट निकालो। स्क्वायर नहीं है तो डिटरमिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स की निकलती नहीं है। जैसे आपकी एक्सरसाइज में सवाल है, ये 7वां पार्ट एक्सरसाइज 1 है और इसी के क्वेश्चन 1 का पार्ट है 7। जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, इसमें तुम्हारे समस्त अंबिका के प्रश्न, समस्त और जो भी मॉडल दे रखे होंगे मार्किंग में 2-3 उन सब के प्रश्न शामिल हो जाएंगे और एक्स्ट्रा प्रश्न जो उनमें नहीं है और मुझे इम्पोर्टेंट लगेंगे वो भी शामिल हो जाएंगे। 2, 4, 5
जरा देखें ध्यान से, ऑर्डर क्या है, 2 है। पहले उसको लिखते हैं रो की संख्या को, ध्यान होगा ये तो, रो की संख्या को पहले, कॉलम की संख्या को बाद में। रो है 2 1 2, कॉलम है 3 बाद। हमने क्या कहा कि अगर सेम ऑर्डर नहीं है तो रैंक क्या हो सकती है, डिस्कशन कर चुका हूं। हितेंद्र बता रैंक 2 हो सकती है या 3? 2 बिल्कुल ठीक। जो कम संख्या है वो रैंक हो सकती है, गारंटी नहीं लेकिन हो सकती है। जब 2 हो सकती है तो इसका मतलब टोटल का तो डिटरमिनेंट निकलना नहीं है, इसका टोटल का नहीं निकलना। 2 बाई 2 के बनाने हैं, जो कम संख्या है उसके बराबर देख लेगा। तो 2 बाई 2 का एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक पहला और तीसरा लेकर बनेगा। देखो जरा कोई एक 0 बैठ नॉन 0 है क्या? 4 1 4, 2 2 0, इन दोनों से मिलाकर 0। इसको देखिए 5 2 10, 4 3 12, 0 नहीं। ठीक, तो आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिख दो 2 4 और 3 5। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू है 10 - 12 -2 नॉट इक्वल टू 0। अब आप थ्योरी लिखो, सिंस चूंकि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एटलीस्ट कम से कम 1 सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, नेमली कौन सा, 2 4 3, ये मैट्रिक्स है, सब मैट्रिक्स है। ध्यान रखना कभी ना समझो मैट्रिक्स का निशान को लगा दो। इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0। सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू। तो इस प्रकार से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैंने आपको सभी बता दिए हैं कैसे बन सकते हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट प्रश्न है इसके 7-8 पार्ट है, ये आपको कॉपी में नहीं करने, रफली करके देखो तो देख लेना। ठीक, जैसे सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट देखो, यूनिट मैट्रिक्स है, क्या ऑर्डर है 4, रैंक कितनी होगी, 4 ही होगी। सेकंड मैट्रिक्स है, सभी एलिमेंट आप देख रहे हैं सेट 1 से है, सब एलिमेंट 1 1 1 1 1, तो कोई से भी ऑर्डर का आप सब मैट्रिक्स सॉल्व करो, सब 0 होंगे, बस एक ही एलिमेंट नॉन 0 होगा। टोटल का डिटरमिनेंट निकालो, 3 बाई 3 के निकालो, 2 बाई 2 निकालो, सब का मान 0 होगी। सभी अब जब 1 से है तो ना रैंक 4 होगी, ना 3 होगी, ना 2 होगी, क्या हो जाएगी 1। तो ऐसे ही बस विचार, तीसरे की 0 होगी, चौथे की बता चुका हूं, तो इन पर विचार कर लेंगे। अब बच्चों पीछे एक इसी एक्सरसाइज के पीछे एग्जाम्पलों में शब्द दिया था एक्लॉन फॉर्म। क्या दिया था, एक्लॉन फॉर्म। तो एक्लॉन फॉर्म की परिभाषा आप स्वयं लिखेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ एक्लॉन फॉर्म होती क्या है और उसके सवाल निकालने आपको कैसे है। कल खत्म कर दूंगा बच्चों में इसको, पहली एक्सरसाइज वो कल खत्म कर दूंगा। देखिए एक्लॉन फॉर्म क्या है, परिभाषा मैं समझा रहा हूं, बस थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, उसकी थ्योरी अपने आप लिखोगे। एक्लॉन फॉर्म क्या है। एक्सरसाइज 1 तो खत्म हो गई बच्चों, में गलत बोल गया था, 2 की बात है। इसके सवाल एक्सरसाइज 2 में है, पर परिभाषा एक एक्सरसाइज के उसमें दे रखी है। एक्लॉन फॉर्म क्या होती है बच्चों, कोई भी मैट्रिक्स है उसमें मानिए 4 रो है, कितनी रो है 4। तो एक्लॉन फॉर्म के अकॉर्डिंग उसकी चौथी रो में, 4th रो में अगर चारों अवयव 0 है, 4 ऑर्डर की बात कर रहा हूं, देखिए अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है वो 4 बाई 4 ऑर्डर की या स्क्वायर नहीं है, समझ में आ गया, स्क्वायर है या स्क्वायर नहीं है। मैं स्क्वायर लेकर चल रहा हूं, क्या लेकर चल रहा हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर चल रहा हूं 4 ऑर्डर की। तो जो मैं एक्सप्लेन यहां कर रहा हूं स्क्वायर के लिए वही नॉन स्क्वायर के लिए।
अगर फोर्थ रो में 4 जीरो है तो थर्ड रो में मेरे बच्चों 4 जीरो हो सकती है, 3 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 1 हो सकती है, 1 भी नहीं हो सकती है। लेकिन किसी भी कीमत पर नीचे वाली रो में जितनी जीरो हैं उससे अधिक जीरो ऊपर वाली रो में नहीं हो सकती। बस ये एक्लॉन फॉर्म है। देखिए अब आप ये कहोगे सर जी क्या आपने 4x4 बनाना है, नीचे वाली जो सबसे चौथी रो उसमें 4 एलिमेंट जीरो हो गए, तो इससे ऊपर की में तो एलिमेंट 5 है ही नहीं, तो 0 5 कैसे हो जाएंगे? ये बात भी ठीक। लेकिन नीचे वाली रो में 3 अगर एलिमेंट जीरो है तो ऊपर वाली में एलिमेंट तो 4 होंगे, तो 4 जीरो नहीं हो सकती है। मैंने क्या कहा, जितनी जीरो नीचे है उससे ज्यादा नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखना है। अगर चौथी रो में 3 जीरो है तो तीसरी रो में 3 ही जीरो हो सकती हैं, 2 जीरो हो सकती हैं, 1 जीरो हो सकता है, 1 भी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन किसी भी कीमत पर किसी भी रो में अपने से नीचे जो रो है उससे अधिक जीरो नहीं हो सकती। ये ही एक्लॉन फॉर्म है। समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से, चौथी रो में अगर 4 जीरो है तो तीसरी रो में 4 जीरो हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 भी नहीं हो सकती। माना तीसरी रो में 3 जीरो है, हाँ बराबर है। मैं कह चुका हूं कि 4 अगर चौथी में तो तीसरी में 4 जीरो हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, कह चुका हूं मैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, माना चौथी में 4 जीरो, तीसरी में 3 जीरो। अब आ जाओ दूसरी में, तो दूसरी वाली में 3 जीरो हो सकती है, 3 से कम हो सकती है, 1 भी नहीं हो सकती। लेकिन किसी भी कीमत पर 3 से ज्यादा जीरो नहीं होंगी। समझ में आ गया? क्रम चलता रहेगा आपका। ऐसे ही अब मान लिया दूसरी पहली में 4 जीरो थी, दूसरी में 3 जीरो थी, दूसरी में मैंने 2 जीरो मान लिया, तो पहली में 2 हो सकती है जीरो, 1 हो सकती है जीरो, 1 भी नहीं हो सकती, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्या समझ में नहीं आया? क्रम देखो, क्या मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, 1 2 3 4 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0, तो मैं उल्टा लिख दिया है, उल्टा लिख दिया और यहां लिख दिया मैंने 0 0। ये चेक करो, 4 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो और 2 जीरो। इसमें 1 भी जीरो नहीं, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 4। किसी भी रो में अपने से नीचे वाली रो से अधिक जीरो नहीं है, इसी फॉर्म को एक्लॉन फॉर्म कहते हैं। समझ में आ गया? एक्लॉन फॉर्म, इससे सवाल निकालना होता है। 4 ही ऑर्डर लोगी है भाई यार कितने की भी हो सकती है, 5 की हो सकती है, 3 की हो सकती है, 2 की हो सकती है, 1 की हो सकती है, कितने की भी हो सकती है। मैंने तो एक सपोज करके बताया, तो एग्जाम्पल दिया। चलो हमारे बालक प्रश्न कर दे जरूर, अगर मैं 3 की पूछता तो कोई नहीं, तो सर जी 3 की ऑर्डर की है। थोड़ा ध्यान से सुना करो, मैंने क्या कहा था, मान लो उसमें 4 ऑर्डर की लिखा सपोज करिए, चलिए कोई नहीं। बच्चों इस पर एक सवाल लेते हैं, लेकिन बच्चों ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे भी नाम से सवाल नहीं पूछा जाता है, बहुत रेयर केस में पूछा जाता है। कभी कभी के 4-5 साल हो गए, एक बार एक्लॉन का नाम देकर पूछ लिया, नाम देकर तो नॉर्मल का ही आता है, क्योंकि इससे सवाल ज्यादा बड़ा नहीं होता। एक एक्सरसाइज का सवाल देखिए अपनी का, एग्जाम्पल अपने आप करते रहना। आपको बच्चों सवाल दिया है एक्सरसाइज 2 में 20 मार्क्स, एक्सरसाइज 2 में 20। क्या लिखा भाई, मैट्रिक्स ए दे दिया गया। और बच्चों इन दोनों मेथड के लिए, एक्लॉन और नॉर्मल के लिए, कभी इंटर में आपने मैट्रिक्स जब पढ़ी होगी तो वहां ऑपरेशन पढ़े होंगे मैट्रिक्स के और डिटरमिनेंट के। डिटरमिनेंट तो बिना ऑपरेशन के होती नहीं है, C1 में C2 जोड़ दो, घटा दो, 2 से गुणा कर दो, तो यहाँ वो ऑपरेशन काम आएंगे। ऑपरेशन आप कराने चाहिए, नहीं आते हो तो मुझे बता देंगे, मैं सिखा दूंगा। तो रिवाइज तो अगर करवाएंगे, सवाल 2 भी करवाएंगे तो उसमें ऑपरेशन लेकर ही चलना पड़ेगा। लेकिन ये है कि अगर तुम कह दो सर जी हम पर नहीं आते, तो थोड़ा और ध्यान से बता दिया जाएगा। देखिए
सचिन कुमार 1 3 4 5, आवाज नहीं 1 3 4 5, दूसरी नो है 3 9 12 9, 3 9 12 9। डिपेंड करेगा तुम्हारी सोच पर कि तुम्हारे दिमाग में कितनी जल्दी ऑपरेशन आती है। -1 -3 -4, बच्चों आवाज नहीं, और -3। देखिए ध्यान से, आपको क्या कोशिश करनी है? सबसे नीचे वाली रो में अधिकतम जीरो बनाने की कोशिश करनी है। सबसे नीचे रो में अधिकतम जीरो बनाने की कोशिश करनी है। और देखिए, कुछ थोड़ा बहुत काम करने से पहले ज्यादा के बारे में सोच लेना है। कभी तुम्हारे दिमाग में ऑपरेशन आ गया, उससे ये जीरो बन रही है, और हो सकता है थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद सब जीरो बन जाए या एक से ज्यादा जीरो बन जाए, तो वो फायदेमंद रहेगा। तो देखो, अब आज नहीं, वो सोचना पड़ेगा सचिन तुमको ही। यहाँ -1 है, तो देखो यह जीरो कैसे बने। पहले कोशिश करो एक ही कोने पे, ऊपर 3 है, यहाँ -1 है। अगर इसमें 3 आ जाए तो इसके साथ जोड़ दिया जाए तो ये जीरो हो जाएगा। तो ऐसा करने पर देखो, जब 3 से इसमें गुणा करेंगे तो ये -3, ये -9, इसके साथ जोड़ेंगे ये भी जीरो, ये -12 इसके साथ जोड़ेंगे ये भी जीरो, -9 इसका जोड़ेंगे। कितना बढ़िया काम रहा। क्या लिखोगे अब आप? ये R3 है, R3 इक्वल टू ये साइन इक्वल टू होगा, मतलब R3 के बराबर है ना। चेंज कर रहे हैं ऑपरेशन। देखिए, मतलब जो भी चेंज होगा वो R3 के स्थान पर लिखना है। अब क्या बच्चों, इसमें 3 से गुणा की गई R3 और जोड़ा इसके साथ क्या गया R2। अब जो भी आएगा वो यहाँ लिख देना है। तो देखिए, कभी भी मैट्रिक्स को बराबर से नहीं लिखते हैं, हम इक्वलेंस का साइन लगाकर लिखते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। बराबर तो उसी को लिखते हैं जिसकी कोई वैल्यू होती है एग्जैक्ट, और मैट्रिक्स को किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए साइन इक्वलेंस का रहता है। हमने R1 R2 में कोई काम नहीं किया, चाहते तो कर सकते थे। देखो क्या कर सकते थे, इसमें 3 से गुणा कर दे, जीरो हो जाता, ये भी जीरो, ये भी जीरो, एक ही लाइन में काम निपटा दो। R2 इक्वल टू R2 - 3R, तो पहले में कोई चेंज नहीं, तो जो भी तो लिख दो। दूसरे में 3 1 3, 3 में 3 गया जीरो, 3 दिया 9, 9 में 9 गया जीरो, 3 4 12, 12 में 12 गया जीरो, और 5 दिया 15, और 9 में से 15 गया माइनस। ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, सब जीरो है। देखो फॉर्म चेक करो, क्या एक्लोन है? इसमें 4 जीरो, इसमें 3 जीरो, इसमें एक भी जीरो नहीं। क्या कहीं और जीरो बना सकते हैं हम? यहाँ जीरो बनाया जा सकता है, खूब विचार करने के बाद छोड़ना है। यहाँ जीरो अगर बना दिया जाएगा तो ये सब जीरो खत्म हो जाएंगे, और ऐसा काम नहीं करना कि हमें एक जीरो लाने के लिए 3 जीरो खत्म करना है। समझ में आ गई? ऐसा काम नहीं करना। तो आवाज नहीं, यहाँ जीरो बन सकता है, बन जाएगा, लेकिन फायदा ही नहीं होगा। तो इसलिए ये मैक्सिमम एक्लोन फॉर्म में हमारी, और जब ये मैक्सिमम एक्लोन फॉर्म है और आप हार जाए कि आप कोई और जीरो नहीं बनेगी या बनाए तो फायदा नहीं है, तब फिर आपको रैंक देखना है। क्या देखना है? रैंक। और रैंक क्या होता है बच्चों? रैंक में रो देखनी है। क्या देखनी है? और 2 तरीके की रैंक रो होंगी, एक तो होगी जीरो रो और एक होगी नन जीरो रो। जीरो रो कौन सी होगी? जिसमें सभी एलिमेंट जीरो हैं, और नन जीरो रो कौन सी होगी? जिसमें कम से कम एक एलिमेंट जीरो नहीं है। तो देखो, ये भी नन जीरो रो में आ जाएगा और ये भी नन जीरो रो में आ जाएगा, क्योंकि इसमें ये जीरो नहीं है, और ये जीरो रो में आ जाएगा। तो रैंक जो होगी नन जीरो रो के बराबर होगी। किसके बराबर होगी रैंक? नन जीरो रो के बराबर होगी। तो आप क्या लिखेंगे? देखो, A is in, now अब A is in echelon form। A जो है echelon form में है, और बच्चों जब echelon form में and number of non-zero rows, non-zero rows की संख्या is 2, कितनी है? 2 है। So rank of A is equal to 2। फोटो क्लिक कीजिए बहुत जल्दी।
तो एक्लॉन फॉर्म से सवाल बड़ा नहीं होगा आपका। जल्दी क्लिक कीजिए फोटो। कुछ परेशानी हो मुझसे पूछो यार। हो गया फोटो बच्चों? देखिए अब तुम पढ़ोगे 15 मिनट बस ज्यादा से ज्यादा, तो 15 मिनट में मैं सवाल दो ही लूंगा मैं, क्योंकि सवाल तो इसका कम से कम 20 मिनट लग जाता है, अधूरा रह जाएगा फिर बेकार है। लेकिन नॉर्मल फॉर्म समझाए दे रहा हूँ, नॉर्मल फॉर्म होगी क्या। बच्चों फोटो हो गया सबका? देखिए नॉर्मल फॉर्म है क्या। अभी मैंने एक एक ही सवाल बताया, एक ही इकोनॉम का है और एक ही उसका बताया था सादा मेथड का। कल नॉर्मल फॉर्म का भी एक सवाल बताकर तब एक एक दो दो और सवाल बताऊंगा सब भी। नॉर्मल फॉर्म को बच्चों हम ट्रायंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायंगल फॉर्म। ठीक है, ज्यादातर तो बस नॉर्मल फॉर्म ही लिखा हुआ है आपके, है ना, तो नॉर्मल फॉर्म ही ध्यान रखें आप ज्यादा बस। देखिए नॉर्मल फॉर्म बच्चों बाद में मैंने गलत बोल दिया, ट्रायंगुलर फॉर्म नहीं लिखेंगे, क्योंकि ट्रायंगुलर फॉर्म में क्या होता है, डायगोनल के या तो ऊपर के एलिमेंट जीरो नहीं होंगे और या नीचे के नहीं होंगे, और जबकि नॉर्मल फॉर्म कहती है कि डायगोनल में सिर्फ 1 1 1 होगा और डायगोनल से ऊपर भी और डायगोनल से नीचे भी सब जीरो होंगे, अर्थात यूनिट मैट्रिक्स बनानी है। क्या बनानी है? यूनिट मैट्रिक्स। तो देखो नॉर्मल फॉर्म होगी क्या, आजा। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है एक, कोई मैट्रिक्स है एक, और आपको ये दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपसे कह दे कि इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज कीजिए। किसमें चेंज कीजिए? नॉर्मल फॉर्म। तो तुम्हें नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये इसका ऑर्डर क्या 3 बाई 3, तो आपको मेरे बच्चों I3 की फॉर्म लानी है। क्या फॉर्म लानी है? I3 की। मतलब यहाँ भी 1 लाना है, यहाँ भी 1 लाना है, यहाँ भी 0, 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 यहाँ भी, ये काम करना है। और सब 0 कैसे लाना है? ऑपरेशन के द्वारा 0 लाना है। और ऑपरेशन लगाने तुम्हें कुछ ध्यान भी आ रहे होंगे, कुछ कल पढ़ाए जाएंगे। और बच्चों मान कर चलिए ये नॉर्मल फॉर्म बन गई, तो यूनिट मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बनी? 3 ऑर्डर की, तो इसकी रैंक 3 ही होगी। मान कर चलिए यहाँ भी 0 आ जाता है, तो यूनिट मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बनी? 2, तो रैंक 2 हो जाएगी। और मान के चलिए यहाँ भी 0 आ जाता है, तो रैंक हो जाएगी। समझ में आया? ये डेफिनेशन है नॉर्मल की। तो आपका क्या काम? एक्लॉन की परिभाषा याद करनी है, नॉर्मल फॉर्म की परिभाषा याद करनी है आपको, रैंक की परिभाषा याद करनी है आपको, 3 तो परिभाषा याद करनी है इस चैप्टर में, और बाकी सवाल करने हैं। कल ये खत्म हो जाएगा।